हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रविकांत सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया है और हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और मेनली इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप मैंने पढ़े थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है कैलकुलेट द नेट चार्ज। आपको नेट चार्ज फाइंड करना है ऑन अ सब्सटेंस, कि सब्सटेंस पे जिसके ऊपर कितने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहला हम सॉल्व करते हैं कि आपके पास दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिया गया है, 5 इंटू 10⁻14। और मैंने आपको बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी थी ना, वहां पे चार्ज क्या होता है हमेशा, जो Q होता है ये क्या होता है Ne, इसके बराबर होता है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें ये चार्ज निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻14 मल्टीप्लाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 5 = 80, तो -8.0 इंटू 10⁻−5, या इसको आप लिख सकते हो -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक, कि एक डेसिमल इधर शिफ्ट किया, 10⁻6 कर दिया, ये क्या हो गया, माइक्रोकूलम हो गया। अब देखो इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट कहता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 × 10⁻13 प्रोटॉन्स एंड 4 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। इसका कॉम्बिनेशन है तो उसके ऊपर कितने चार्ज होंगे। तो टोटल चार्ज सीधे निकालते हैं। टोटल चार्ज इज इक्वल टू कितने प्रोटॉन्स है बेटा, 7 इंटू 10⁻13, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना ही पॉजिटिव होता है, इंटू प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 प्लस दूसरा क्या है 4 इंटू 10⁻13, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻−19। सॉल्व कीजिए, 112 इंटू 10⁻−6 प्लस 6.4 माइनस इंटू 10⁻−6, इसमें से हो गया 8, 4.8 और 10⁻6 का माइक्रो, ये हमारा टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, तो हमें बस ये याद रखना है, Q इज इक्वल टू क्या, यानी E क्या है, अगर हमने इलेक्ट्रॉन लिया तो -1.6 इंटू 10⁻19 रखेंगे, अगर प्रोटॉन लिया तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻19, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हेन अ पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विद वूल, एक पॉलिथीन का पीस लिया आपने, वूल से इसको रब किया, a charge of -2 into 10⁻7 is developed on polythene। तो रगड़ने की वजह से क्या हुआ कि इतना चार्ज डेवलप हो गया किसके ऊपर, पॉलिथीन के ऊपर। तो कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू पॉलिथीन। अब कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा पॉलिथीन पे। अब मैंने आपको बताया था कि जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका मतलब है उसके पास तो मास कम हो जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर जाएगा उसका मास बढ़ जाता है। तो कितना मास बढ़ा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखो ये चार्ज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू N था, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। ठीक, अब देखो mass of one electron
इज इक्वल टू me। ये क्या पढ़ा था हमने? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, ये पढ़ा था ना? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, ये हमारा क्या था? मास था। अब देखो क्या है, अब टोटल मास ट्रांसफर्ड इक्वल टू क्या? एक इलेक्ट्रॉन का मास इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। अब देखो ये क्या हो गया? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई क्यू की वैल्यू क्या है? -2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का मास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 11.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 19.7 माइनस 19 kg। इतना मास ट्रांसफर हुआ, ठीक? मतलब इतना मास हो गया इतने इलेक्ट्रॉन्स का। कितने इलेक्ट्रॉन्स का? इतने इंटू दिस, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी प्रैक्टिस करा दी। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे चार्ज फ्लो कहां कर सकता है। चार्ज फ्लो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए ना। ऐसा नहीं चार्ज हवा में फ्लो कर जाएगा, ऐसा नहीं। चार्ज फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। अब मीडियम किस टाइप, कितने टाइप के होते हैं वो हम बात करते हैं। मटेरियल कितने टाइप के होते हैं वो बात करते हैं। तो कोई मटेरियल होता है, अभी तक हम लोगों ने क्या है कि अभी जो हमें पढ़ना है वो 2 टाइप में पढ़ना है, लेकिन आगे हम लोग इसको 3 टाइप में ब्रेक कर देते हैं। अभी जो हम लोग को पढ़ना है मेनली कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ना है। आगे आप जब आगे क्लासेस में जाओगे तो वहां पे एक तीसरा इनके बीच में एक आता है, क्या? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। अभी हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? वे मटेरियल्स जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, आसानी से चार्ज फ्लो कर सकता है, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिए लिखी गई है, मटेरियल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नंबर में हो, which can flow freely inside the material, जो आसानी से उस मटेरियल में इनसाइड फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। अभी हम फ्री इलेक्ट्रॉन बताते हैं क्या होता है। जैसे आपका कंडक्टर्स क्या होंगे? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब क्या है? कंडक्टर्स हैं। इसमें से आपकी करंट फ्लो कर सकती है। इसीलिए जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाए जाते हैं वो इन्हीं मटेरियल के बनाए जाते हैं, ताकि उसमें से करंट इजीली फ्लो कर सके। फिर इंसुलेटर्स क्या होते हैं? मटेरियल्स व्हिच डज नॉट फ्री एग्जिस्टेंस, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एकदम नहीं होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो मूव नहीं करेंगे, तो इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज को नहीं ट्रेवल कर पाएंगे, ठीक? तो जैसे आपका इसमें क्या आता है, एग्जांपल्स आएंगे, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो आपके वायर्स होते हैं इसके ऊपर किसी की कोटिंग की जाती है, प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है? आपका इंसुलेटर है, उसकी वजह से आपको करंट नहीं लगेगा। नहीं तो अगर क्या होगा, अगर आपने बिना प्लास्टिक कोटिंग के वायर कनेक्ट कर दिया हुआ है तो उसमें क्या होगा? करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर आप टच करोगे तो आपकी बॉडी क्या है? वो भी कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी जो होती है ये भी कंडक्टर होती है, इसके अंदर भी करंट फ्लो करेगा। अगर इसका आपको देखना है कैसे करंट फ्लो करेगा तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन करिएगा मत। मैं बताता हूं कैसे आप चेक कर सकते हो, लेकिन करिएगा मत गलती से भी। देखिए क्या है, जैसे जितने भी इलेक्ट्रीशियंस होते हैं जब आपके यहाँ काम करने आते हैं, ठीक है, तो जब भी वो काम करते रहते हो तो वो क्या करते हैं, कभी भी नंगे पैर नहीं होते हैं। वो या तो प्लास्टिक की चप्पल्स या चप्पल जो स्लीपर्स होते हैं वो पहने होते हैं, और जनरली ऊपर का काम है तो वो लोग प्लास्टिक की चेयर्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक की चेयर क्या होती है? इंसुलेटर होती है, और ग्राउंड क्या है? कनेक्टर है। तो वो क्या होता है कि अगर वो आप देखोगे कभी भी लाइनमैन जो होते हैं वो कभी भी कनेक्शन काट के वायरिंग नहीं करते हैं। कनेक्शन चालू होता है उसके साथ ही वो तार जोड़ते जाते रहते हैं।
तो आप कभी भी अगर चेक करना हो, आपके यहाँ कभी कोई काम करने आता है इलेक्ट्रिशियन, तो आपसे कहता होगा कि जब वो काम कर रहा होगा तो बोलता होगा कि भैया मुझे मत छूना। क्यों बोलता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भी वो काम करता रहता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चालू है, तो वो काम जब तार जोड़ता रहता है तो क्या होता है, उस तार में करंट है और वो करंट उसकी बॉडी में चलती रहती है, ठीक है। लेकिन क्या है, प्लास्टिक की चेयर पे खड़ा है, इसलिए वो करंट नीचे नहीं जा पाती, वो करंट वायर से बॉडी से वायर में जाती रहती है। अगर उस मोमेंट पे आप उसकी बॉडी में टेस्टर लगाओगे तो टेस्टर जल जाएगा, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में करंट है। अगर गलती से आप अगर अर्थ के टच में हो, आपने उस बंदे को छू दिया तो क्या होगा, आपको एक शॉक लगेगा, आप तो गए, पहले आप मरोगे उसके बाद वो मरेगा। मरना दोनों का तय है, लेकिन पहले आप मरोगे उसके बाद वो मरेगा, ठीक है। तो ये कंडक्टर्स क्या होते हैं, इजिली इसमें से चार्ज फ्लो हो सकता है, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसमें से चार्ज फ्लो ही नहीं कर सकता, इसलिए इसका यूज किया जाता है कोटिंग करने के लिए। जो वायर पे कोटिंग की जाती है इंसुलेटर्स की जाती है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग अप्लाइंग एट अ लीस्ट फोर्स, जो बहुत थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करने पे भी मूव कर जाए, उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर फाउंड इन मेटल्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं, मेटल्स में पाए जाते हैं। जितने मेटलिक एलिमेंट्स हैं उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये कहाँ होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अक्सर फ्री होते हैं, वही मूव करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो इसमें पहला मेथड पढ़ते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रगड़ने से कोई चीज चार्ज हो जाती है। अब कहोगे ये कैसे चार्ज होती है भाई, तो देखो क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपने एक स्केल लिया, अपने ड्राई हेयर से रब किया, और ये क्या करता है, ये आपके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये रगड़ने से क्या हुआ, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी आ गई, या बैलून को अपने हेयर से रगड़ा और वॉल पे स्टिक कर दिया तो चिपक जाता है, ऐसा क्या हो गया भाई। तो ऐसा ये होता है कि जब किसी बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, दोनों आपस में चार्ज हो जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से दोनों पे कुछ ना कुछ चार्जेस का आदान प्रदान हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है। इस मेथड का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है, इन दिस मेथड नो चार्ज बॉडी रिक्वायर्ड। जैसे क्या होता है कि अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, एक चार्ज हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी भी चार्ज बॉडी की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। चार्ज बॉडी की इन द सेंस कि मतलब हो गया कि हमें पहले से कोई चार्ज बॉडी नहीं चाहिए, हमने क्या किया, दो न्यूट्रल बॉडी लिया, रगड़ दिया और दोनों चार्ज हो गए। और दूसरा एडवांटेज क्या है, इन नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी चार्ज बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम जो नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, उनको भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे जो स्केल आपका है वो किस चीज का बना हुआ है, प्लास्टिक का, उसको ऐसे ही बोर्ड में लगाओगे उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन हमने रब कर दिया तो उसके अंदर चार्ज आ गए, वो चार्ज हो गया। तो हम नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को भी इसके थ्रू चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि हमने एक ए लिया ऑब्जेक्ट, एक बी लिया, इनको रब किया। रब करने से क्या होगा कि अब ये ए ऑब्जेक्ट, ये बी ऑब्जेक्ट है, ए पे आप देखोगे, बी पे देखोगे, तो दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। तो मान लिया एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज। अगर दो ऑब्जेक्ट आपने लिए, दोनों मतलब इन दोनों को रब किया, इससे ये दो ऑब्जेक्ट बन गए। अब फिर आपने दूसरे ऑब्जेक्ट को रब किया, ऐसे दो ऑब्जेक्ट और बन गए। अब उसमें देखोगे एक पॉजिटिव अगर दूसरे पॉजिटिव के पास लाओगे तो रिपेल करेगा, या एक पॉजिटिव नेगेटिव लिया होगा तो अट्रैक्ट करेगा। जैसे क्या होता है कि जैसे आपकी जब ठंडियों में क्या होता है, आप अपने कपड़े जब उतारते हो तो चटचट की आवाज आती है। तो क्यों आती है, क्योंकि रगड़ने से आपकी बॉडी से चार्ज हो जाती है, तो उसकी वजह से वो चटचट की आवाज आती है। या कभी कभी आप क्या करो, आपने हेयर से स्केल को रगड़ा हुआ है, अब आप स्केल को अपने हाथ के पास ले जाओ तो देखोगे सारे बाल खड़े हो जाएंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे।
इसका मतलब है कि इस पे कोई दूसरा चार्ज है उसके ऊपर कोई, जैसे ये चार्ज हो गया पॉजिटिव, अब इस पे क्या है न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसकी वजह से ये क्या रोए आपके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इससे हम नॉन कंडक्टिव मेटल को भी चार्ज कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इस मेथड से हम लोग चार्ज बॉडी की, इस मेथड में चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नोट कीजिए, फिर दूसरा मेथड लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, हम लोग को चार्जिंग करनी है बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं इस पे बात करते हैं। तो इंडक्शन के थ्रू चार्ज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि इन दिस मेथड वी हैव रिक्वायर्ड चार्ज बॉडी। इस मेथड में हम लोग चार्ज करने के लिए एक चार्ज बॉडी चाहिए हमको पहले। ये दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज। इसके थ्रू केवल कंडक्टर्स हम लोग चार्ज कर सकते हैं, नॉन कंडक्टर्स को चार्ज नहीं किया जा सकता है। अब चलो देखो कैसे चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लिया स्टेप 1 में हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, इसको वायर से लटका दिया। अब इस कंडक्टर में क्या होगा, ढेर सारे पॉजिटिव नेगेटिव सब चार्जेस हैं, तो न्यूट्रल कंडीशन में, मतलब कोई बॉडी क्या होता है, हर बॉडी में चार्ज होता है, लेकिन वो क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है उनके जितने अंदर उनके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, अब हमने क्या किया, सब इसमें न्यूट्रल चार्ज था, मतलब अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, चार्ज बॉडी लिया है। जब पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, वो इधर आएंगे अट्रैक्ट होने के लिए, यहाँ पे सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, और सारे जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इससे दूर भागेंगे, तो वो कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। ये हो गया, इनका पोलराइजेशन हो गया। अब स्टेप 1 में ये हमने कर दिया। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में हमने क्या किया, जो भी चार्जेस ये था, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव, अब हमने इसको ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड करने का मतलब एक वायर लेके ग्राउंड में जोड़ दिया। अब ग्राउंड क्या होगा, बहुत बड़ी कंडक्टर है, तो वो क्या होगा, वो उसमें सब वो क्या होगा, जितने पॉजिटिव चार्ज है सबको अपने अंदर ले लेगी, या बोलेंगे नेगेटिव चार्ज वहां से आगे, नेगेटिव ने पॉजिटिव को खत्म कर दिया। इसका मतलब सारे पॉजिटिव चार्ज कहां चले गए, ग्राउंड में चले गए। ठीक, ये स्टेप 2 हो गया। ठीक, अब यहां से पॉजिटिव सब खत्म हो गए। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम इस जो ग्राउंड किया है इस वायर को हम लोग कट कर देंगे। कट करेंगे, अभी तक चार्ज ये था, जैसे इसको कटने का हटा देंगे, अब हमारे पास क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज थे अब सारे नेगेटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब ये क्या हो गया, अब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। देख रहे हैं, हमने इसको टच भी नहीं कराया और उसको चार्ज कर लिया, उस बॉडी को चार्ज कर लिया। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना। ठीक, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब हम तीसरा मेथड पढ़ते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, यहां वही चीज होगी, इसके थ्रू क्या होगा, चार्ज इसमें चार्ज करने के लिए हमें चार्ज बॉडी चाहिए। दूसरा क्या होगा, केवल कंडक्टर्स को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अब देखो इसमें करते क्या है, जैसे स्टेप 1 स्टेप 2, इसमें 3 स्टेप में हम लोग करेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने एक नॉन कंडक्टिव वायर से कंडक्टर को यहाँ पे क्या कर दिया, लटका दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके पास एक दूसरा कंडक्टर ले आएंगे जो पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, पॉजिटिवली चार्ज हम लोग कंडक्टर ले आए, ढेर सारा इसमें पॉजिटिव चार्ज ये लिया, पहला वो हो गया, स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, इस कंडक्टर को हम यहाँ पे टच करा देंगे। अभी ये क्या है, न्यूट्रल पे, अभी हमने इसको टच करा दिया। जब टच कराएंगे तो क्या होगा, सारे चार्ज क्या होंगे, अब पॉजिटिव चार्ज ये ज्यादा है तो उसका मतलब वो इसमें जितने भी होंगे सारे पॉजिटिव आपस में, उसमें से कुछ नेगेटिव इधर जाएंगे, कुछ पॉजिटिव उधर चले जाएंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में फिर इसको हटा लेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। ठीक है, अब इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है बेटा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर हम एक चार्ज बॉडी ले आते हैं तो
चार्ज जब करेंगे तो इसका कुछ चार्ज खत्म होता जाएगा। तो एक बार मान लीजिए चार्ज कर लिए, 2 बार चार्ज कर लिए, तीसरी बार इसका चार्ज खत्म हो गया। इसका मतलब फिर अब ये हमें नई चार्ज बॉडी चाहिए, तो इसमें इसका चार्ज खत्म हो रहा है। लेकिन उस जो हमने इंडक्शन से चार्ज किया उसमें चार्ज कभी खत्म ही नहीं होगा, हमें टच ही नहीं किया, चार्ज यूज ही नहीं किया, बस कैल इंडक्शन करा के हमने चार्ज कर लिया। तो वो मेथड हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसमें चार्ज कभी खत्म नहीं होता है। इसमें क्या होगा, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर 25 चार्ज होंगे तो यहाँ पे 10 बचे, इसका मतलब फिर अगले में 10 और खर्च हो जाएंगे तो खत्म हो गया। तो ये मेथड ऑफ कंडक्शन का मेथड है जिसके थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं किस बॉडी को, चार्ज बॉडी को ही चार्ज, अरे मतलब कंडक्टर को ही चार्ज कर सकते हैं, और इसमें हमें चार्ज बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि कूलॉम्स लॉ की। देखिए ये आपके अगर स्कूल लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपके सिलेबस में नहीं दिया होगा, लेकिन मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल स्कूल एग्जाम्स के लिए नहीं, मैं बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाऊंगा। उसमें जो आपको जरूरत की चीज़ें वो आप अलग से मतलब उसमें से पढ़ लेना, लेकिन आप पूरा पढ़ लो, क्योंकि इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला, आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स लगता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अगर फोर्स F है तो उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, 2 चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और वो फोर्स जो होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इसका मतलब है यहाँ से फोर्स क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट जुड़ता है, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसी को हम लोग K को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये हमारा कूलॉम्स लॉ हो गया। ठीक है, ये जो K है, K ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹9। अब K का यूनिट है यहाँ निकाला जाए तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसका मतलब ये यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये K आ गया। इस K को बोला जाता है कूलॉम्स कांस्टेंट। ये क्या है, ये K हमारा क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ये है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये हमारा कूलॉम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स, ऐसे याद करना, फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। अब देखो ऐसे, जैसे मान लिया ये हमारा पॉइंट चार्जेस है, ये इसका चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। अब ये मान के चल रहा है कि दोनों पे सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो सेम टाइप के चार्जेस, इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसका मतलब जो फोर्स लगा ये F हुआ, अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या हमने मान लिया, R मान लिया, तो ये जो फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, ये इन चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से फिर K कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन आया तो कांस्टेंट जोड़ दिया K। अब इस K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होती है, और ये Q1 Q2 R में पता रहेगा। तो इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करेंगे। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है। अगली बार हम इसकी प्रॉपर्टीज और इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लगाते हुए इसको इस चैप्टर में आगे इंटर करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर्स जो भी हम चला रहे हैं ये आपको काफी हेल्पफुल होंगे इस लॉकडाउन फेज में। मेरा मेन उद्देश्य बच्चों ये है कि आप देखो, ये जो फेज चल रहा है कोरोना का, जो भी चल रहा है, आप ये मान चलो कि काफी लंबा चलने वाला है, और ये हम लोग के लिए सही भी है। क्यों सही है,
अभी आपको लगता होगा स्कूल नहीं खुल रहा है, कॉलेज नहीं खुल रहा है, कोचिंग नहीं खुल रहा है, सामान नहीं मिल रहा है, अरे आप भूल जाओ, जिंदगी रहेगी तभी तो ये सब की जरूरत पड़ेगी। अभी आपका मेन एडवांस घर में ये एम होना चाहिए, घर में पड़े रहो। मेरे वीडियोस डालने का ये मतलब है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ो, ऐसा नहीं दिन भर पढ़ना ही पढ़ाई नहीं, इंजॉय करो। सेहत जरूरी है, क्योंकि सेहत रहेगी तभी आपकी पढ़ाई काम देगी, अगर सेहत नहीं रहेगी पढ़ाई किस काम की। तो पहले सेहत रखो, घर में कुछ करते रहो तो कुछ न कुछ पढ़ते रहो। अभी आपके पास बुक्स नहीं है तो बुक्स भी आप हमसे बोलो, हम आपको अपलोड करते रहेंगे। हम ऐसे भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक चाहिए तो वो भी बोलो, वो भी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी अवेल करा दूंगा। मेरे पास बुक्स की कोई कमी नहीं है, बुक्स अनलिमिटेड, मेरे पास मटेरियल्स पड़ा हुआ है। आप बस कमेंट करो कि सर हमें ये बुक की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, बस आप कमेंट करो जो भी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो चलते रहिए, हम लोग पढ़ते रहते हैं, फिर आगे चलते रहेंगे। और इस चैप्टर को अभी ये हमारा लंबा चलने वाला है, क्योंकि मैं बेसिकली स्टार्ट किया हूँ थोड़ा सा डीप में जाना है मुझे, तो मैं स्टार्ट किया हूँ और आपको काफी अंदर तक ले जाऊंगा। जो चीजें आपको लगेगा ये तो सिलेबस नहीं है, लेकिन वो पढ़ना सिलेबस में नहीं है स्कूल एग्जाम के, लेकिन वो कॉम्पिटिशन में आपको मिलेगा, इसलिए उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में यहीं तक, ओके बाय, थैंक यू।